नमस्कार दोस्तों, यार बिल्कुल एंडिंग पे हैं, वर्ज पे हैं, 20 डेज प्लेज के एंड पे। तो आज हमें सबसे पहले क्या करना है, आज हम निपटाते हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ये है इसका पार्ट 1। आप देख रहे हो कॉमर्स बाबा। चलिए शुरू। नहीं यार भाई, लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हम टच करेंगे जो कि अभी हम प्रीवियस वीडियो में सीख कर आ रहे हैं, समझ कर आ रहे हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड को समझा, हमने एग्रीगेट सप्लाई को समझा। अब हम वो इनकम मल्टीप्लायर पढ़ेंगे जो हमें ये बताएगा कि यार किस तरीके से इस कंसेप्ट को लेके और हमें आगे डील करना है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इसके थ्रू समझा जा सकता है। शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल डिफाइन करेंगे कि आखिर हम एडी और एएस को इक्विवेलेंट कैसे मान के चलते हैं। सबसे पहली सिचुएशन कि यार एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड मैंने बताया, या तो एक जो जनरल कंज्यूमर है या इकोनॉमी के अंदर जो जनरल परसेप्शन होता है वो ये होता है, या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप इन्वेस्ट करते हो। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो या तो आप कंज्यूम करते हो या तो आप सेव करते हो। ये दो चीजें हैं। तो अगर मैं एडी इक्वल्स टू एएस लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं एडी की जगह कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एएस की जगह लिख सकता हूं कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब अगर मैं कंजम्पशन को उठा के इस साइड लेके आऊंगा तो कंजम्पशन हो जाएगा नेगेटिव, दैट मींस दिस कंजम्पशन एंड दिस कंजम्पशन कैन बी कैंसल्ड आउट। यहां पर हो जाएगा S इक्वल्स टू I। यानी अगर मैं बोलता हूं कि ADAS अप्रोच के थ्रू हम ये बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो एक परफेक्ट इकोनॉमी के अंदर, एक आइडियल इकोनॉमी के अंदर हम दूसरी चीज भी बता सकते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर हम ये सोच के चलते हैं कि जनरली जो भी पैसा होता है वो बैंक्स के थ्रू चैनलाइज होता है, और अगर सारा पैसा बैंक्स के थ्रू चैनलाइज हो रहा है तो जो भी पैसा आप सेव करोगे वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। नथिंग इज बीइंग लाइक केप्ट विथ योरसेल्फ, it will be invested because every single penny you are having with yourself, it will be invested back into the business, into the market, into the economy। लेकिन जनरली जो चीजें बच्चे इसके अंदर भूलते हैं वो है एजम्पशंस, के ये चीज पढ़ते हुए हमें क्या क्या वो एजम्पशंस हैं, चाहे हम एडीएएस अप्रोच जो भी पढ़ने वाले हैं, चाहे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कौन से ऐसे एजम्पशंस हैं जो हमें लेके चलना है। पहला एजम्पशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू सेक्टर मॉडल। जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसमें वही चीजें, दो चीजों को लेके चलने वाले हैं। एक हमारा हो गया कंजम्पशन, दूसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। ना हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ना हम नेट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, दोनों को अवॉइड करो, सिर्फ किसको लेके चलो। फिर बोल रहा हूं कंजम्पशन को यानी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को, और इन्वेस्टमेंट्स को जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, पिछले वीडियो में ये चीज समझा चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। वो चीज पहले भी सीख चुके हैं कि अगर हम ये मॉडल पढ़ते भी हैं तो हमने हाइपोथेटिकली सिचुएशन लेके रखी है, देयर विल बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट्स विद द चेंजिंग लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट, जो थे वही रहेंगे। ये हाइपोथेटिकली हमने एज्यूम किया है। नेक्स्ट, प्राइस लेवल इज कांस्टेंट, देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस। मार्केट में जो प्राइस है, प्रिवेलिंग प्राइस है जो चल रही है, वही प्राइसिंग रहेगी। देयर विल नो चेंज, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। लास्ट, इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द शॉर्ट रन। फाइनली व्हाट वी आर डिफाइनिंग इज, वी आर डिफाइनिंग अबाउट द शॉर्ट रन। ऑल्दो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन ये यूनिक एजम्पशन है। जब एडीएएस और एसआई अप्रोच पढ़ेंगे कि जो इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल डिफाइन होगा, डिटरमाइन होगा, जो हम बात करेंगे जिसकी भी, वो आउटपुट लेवल, वो इनकम लेवल हम शॉर्ट रन के हिसाब से लेके चलेंगे, ना के लॉन्ग रन के हिसाब से। ये एजम्पशंस हैं, इनको नोट करो और श्री गणेश करते हैं हमारी एडीएएस अप्रोच के साथ। जल्दी करो यार। अब बड़े लाइट मूड के साथ इसको समझना चालू करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेलिंग में जाऊंगा, ज्यादा समझाऊंगा, ना तो मैं उसके मार्क्स मिलने, ना ही तो मैं उससे कोई फर्क पड़ना है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना चालू करें अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच को, तो जो केनेजियन थ्योरी है उसने बड़े सिंप्लीफाई तरीके, मतलब सिंप्लीफाई करके ये बताया कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब जो प्लान्ड आउटपुट होता है और जो प्लान्ड स्पेंडिंग होती है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएं तो वो एक ऐसा इक्विलिब्रियम लेवल क्रिएट कर देते हैं जहां पर, आराम से सुनना, ऐसा इक्विलिब्रियम लेवल क्रिएट कर देते हैं जहां पर इकोनॉमी अपने आप में कोई चेंजेस लेके नहीं आना चाहती है। ये कौन सी टाइमिंग होती है? ये होती है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं। अब मैं आराम से समझाना चालू करूंगा, आप भी आराम से समझना चालू करोगे, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं, मान लो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हुआ, जीरो से एम्प्लॉयमेंट चालू हो रहा है, दैट मीन्स इकोनॉमी में अभी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, इंक्रीज हो रहा है कंसिस्टेंट रेट से। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंसिस्टेंट रेट होगा, वो ये बता रहा है कि परफेक्टली जब भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा एक कंसिस्टेंट रेट से बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेशन भी बढ़ेगी और वो भी कंसिस्टेंट रेट से। इसलिए जो यहाँ पे हमने इनकम बताई है, ये जो लाइन गई है ये 45 डिग्री एंगल पे है, ये जो कर्व है ये 45 डिग्री एंगल किस लिए है? बिकॉज ये कंसिस्टेंट ग्रोथ बता रहा है एम्प्लॉयमेंट में और उसके साथ साथ बढ़ने वाली इनकम में। ठीक है, कंजम्पशन जो है, यहां पे जो कंजम्पशन है शुरुआत से ही, इवन अगर आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप बेरोजगार हो, आप कुछ कमाते नहीं हो लेकिन कुछ खाओगे तो इसलिए कंजम्पशन है। कंजम्पशन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, क्योंकि आपकी जॉब नहीं थी, आपकी इनकम नहीं थी, तो ये जो पैसा था कंजम्पशन का, इट डजंट मीन जस्ट खाना बट एवरीथिंग, मैं जनरलाइज्ड वे में बता रहा हूं, वो पैसा कहां से आ रहा था? आपकी सेविंग से आ रहा था। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी सेविंग्स का यूसेज कम होता चला गया और आपकी सेविंग्स एक टाइम बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। जीरो एक टाइम पे हुई और उसके बाद पॉजिटिविटी आ गई, क्योंकि आप पैसा सेव कर पा रहे हो, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है और इनकम जनरेशन भी बढ़ चुकी है। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो इनकम लेवल के साथ चेंज नहीं होंगी, वो ऑटोनॉमस है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे कंसिस्टेंट लिया गया है। इट विल नॉट चेंज विद द चेंजिंग लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, उसका रीजन भी बता चुका हूँ, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं वो भी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is a mix of consumption plus investments. 40 and 40 will be 80, 120 plus 40 will be 160, ऐसे ही 200 plus 40 240 और ऐड करते चले जाना, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये कैसे आया? इसमें कंजम्पशन और सेविंग्स को आपको लेके चलना है। 40 प्लस माइनस 40 तो विल बी 0, 120 प्लस माइनस 20 विल बी 100, फिर उसके बाद कंजम्पशन इज 200, सेविंग्स इज 0, सो इट विल बी 200, देन 280 प्लस 20 विल बी 300 और ऐसे सो ऑन। ठीक है, आपको मीनिंग समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन तो हमेशा से ही था, लेकिन क्योंकि कंजम्पशन जब शुरुआत थी तो हमारे पास इनकम नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो हम सेविंग्स को यूज कर रहे थे। सेविंग्स को यूज करने को बोलते हैं डिस सेविंग्स, और फिर एक टाइम पे सेविंग 0 होती है और फिर सेविंग्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर हमने ADAS उससे निकालना सीखा, इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस रहता है तो इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट है। हमारा यहां पे रिजल्ट निकल के क्या आया? जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है वो होती है AD इक्वल्स टू AS की, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो AD और AS जिस लेवल पे इक्वल हैं वो ये है। ठीक है, मैं तुम लोगों को देखो बिना बात के बोलूं कि जाके बुक से याद करो तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तुम पे बर्डन डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं खुद सिखाऊं। पहला सिनेरियो क्या है जरा देख के बताओ मुझे। यहां पे अगर आप हर सिचुएशन में देखो तो AD ग्रेटर है और AS छोटा है, 0 छोटा है, 80 बड़ा है, 100 छोटा है, 160 बड़ा है, ऐसे सारे केसेस में। यहां पे इक्वल है जो कि वहां पे आपको दिख ही रहा है। फिर 480 इज लेस देन, ये दोनों लेस देन है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। तो इससे 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो क्या है भाई कि AD जो है वो ज्यादा है, मतलब डिमांड मार्केट में ज्यादा है, प्लान्ड स्पेंडिंग जो है, लोग खर्च करना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सप्लाई मतलब मार्केट में आउटपुट जनरेशन जो है वो उतना है नहीं, क्योंकि इनकम बोलो आउटपुट बोलो एक ही चीज होती है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई अगर इनकम के इक्विवेलेंट है तो इनकम आउटपुट के इक्विवेलेंट है, जो मैं पहले वीडियो में हिंट दिया था, याद करो, समझाया था ना NNP@FC करके, जिनने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो उनको समझ में आ गया होगा। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इनकम, और इनकम एक्चुअली किससे रिलेटेड होती है? आउटपुट से। तो यार प्लान्ड आउटपुट, मैं बार बार प्लान्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, जो प्लान्ड आउटपुट है वो कंपैरेटिवली कम है और प्लान्ड स्पेंडिंग जो है या प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है? ऐसे में ये होता है कि मैं पहला सिनेरियो आपको समझा रहा हूं, है ना, वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड आपका ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई आपकी कम है, तो ये गैप आ रहा है यहां पे। ठीक है, अब इस गैप के साथ क्या किया जाए? इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में होगा क्या, हम एनालाइज करेंगे। हमारा स्टॉक होता है जो हम मैनेज करते हैं, जिसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी नाम दिया जाता है। हर बिजनेस हाउस, हर इकोनॉमी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो अपने पास इन्वेंट्री को मैनेज करती हैं, लमसम में गुड्स अपने पास रखती हैं, सो दैट इन केस अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो जहां पे लोग ज्यादा डिमांड करने लगे तो उसको फुलफिल कर दें। तो जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई कंपैरेटिवली कम होगी तो होगा क्या?
जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो अपनी इन्वेंट्री को यूज करने लगेंगी। तो इससे जो प्लान्ड इन्वेंट्री, मतलब एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूं सारी फ्यूचरिस्टिक के, जो प्लान्ड इन्वेंट्री का लेवल है वो फॉल होने लगेगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू मीट द एग्रीगेट डिमांड और उतना आउटपुट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, जो इन्वेंट्री है उसको कंसिस्टेंटली ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा गुड्स को पुश करें, क्योंकि आउटपुट तो सह नहीं पा रहा वजन जो डिमांड का है। तो जब आउटपुट नहीं सह पा रहा तो जो पहले से इन्वेंट्री मेंटेन की है उसको भी मार्केट में निकालने लगो कि जाओ भाई सेटिस्फाई करो लोगों को। इससे क्या होगा, जो मार्केट में एक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं मैनेज तो होगी, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हो जाएगी, जो प्लान्ड इन्वेंट्री थी आपके पास पहले से, जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये प्लान्ड है, इतना हम इन्वेंट्री को सेव करके रखेंगे, उसका लेवल फॉल होने लगेगा। तो अब इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को ओवरकम कैसे किया जाए? मार्केट में आपको और आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। जब मार्केट में और आउटपुट लेके आओगे, बाय मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब दो, लोगों को नौकरी दो, आउटपुट बढ़ाओ। आउटपुट बढ़ाने से क्या होगा, डिमांड को आप मीटअप कर पाओगे और एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे AD इक्वल्स टू AS होगा। यहां पे आप पहुंच जाओगे और आप यहीं पे रहना चाहोगे, बिकॉज ये एक इक्विलिब्रियम सिनेरियो है और आप चाहोगे कि यहां पे पहुंचने के बाद आप कोई और चेंज ना करो। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और कंपैरेटिवली एग्रीगेट डिमांड कम है, मतलब जो प्लान्ड आउटपुट है वो ज्यादा है और जो प्लान्ड स्पेंडिंग है वो कंपैरेटिवली कम है। अब ऐसे सिनेरियो में जो हमारे पास पहले से इन्वेंट्री और स्टॉक था, बिकॉज आउटपुट ज्यादा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो जो आउटपुट है वो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका क्या होगा, वो इन्वेंट्री में जा जाके एडअप होता चला जाएगा, रखाता चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो इससे जो इन्वेंट्री, प्लान्ड इन्वेंट्री जो हमारी है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि कोई डिमांड नहीं कर रहा। डिमांड इज लेसर देन व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाटएवर इज द आउटपुट वो ज्यादा है और डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड। ऐसे में इन्वेंट्री लेवल बढ़ने लगेगा। अब इस सिनेरियो को कैसे कम किया जाए? आप अपने आउटपुट को कम करो, आप एम्प्लॉयमेंट लेवल को कम करो, ताकि आप वापस AD इक्वल्स टू AS वाली सिचुएशन में आ जाओ। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं हो सकती, मालूम है ना क्यों? क्योंकि देयर विल बी ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। मैंने बहुत प्यारे से, बहुत तरीके से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए इसे। तो चलिए सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में देखते हैं कि इसमें क्या नया है। देखो यार, मैं आपको शेड्यूल बनवा चुका हूं। अगर आपने शेड्यूल देख लिया है तो उसके अंदर आपको मालूम होगा, जहां सेम पॉइंट पे AD इक्वल्स टू AS है, उसी सेम पॉइंट पे सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी है, 40 एंड 40। उससे पहले तक सेविंग्स -20, मतलब -40 से चालू हुआ था अगर बेसिकली बात करूं तो, फिर -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40, और 40 इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट 40 हो गया था वहां पे। ठीक है, आप शेड्यूल देख रहे हो ना, आपके सामने होना जरूरी है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में वो क्या बताना चाह रहे हैं? देखो, उन्होंने ये बोला इकोनॉमी जो है वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल जो देखती है, या तो AD इक्वल्स टू AS लेवल पे देखती है, या तो S इक्वल्स टू I लेवल पे देखती है, सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट लेवल पे। अब AD इक्वल्स टू AS जो है वो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे S इक्वल्स टू I होना चाहिए। हाँ, मुझे मालूम है ये ग्राफ पिछले वाले ग्राफ से डिफरेंट है, उसमें हमने डिफरेंट बनाया था, लेकिन यहाँ पे AD इक्वल्स टू AS और SI अप्रोच को हम प्रूव कर रहे हैं, इसलिए ग्राफ डिफरेंट है। ठीक है, टेंशन मत लेना। इसमें क्या हुआ, हमने S और I को यहाँ पे इक्वल किया, तो दो सिनेरियो निकल के आया। ये पर्टिकुलर ग्राफ आपने बना लिया, इसके अंदर अब और क्या पूछेंगे? स्केड्यूल आप बना ही चुके होगे वहां पे, वो वाला स्केड्यूल अगर आप इसमें भी लगा दोगे वेल एंड गुड, दोनों में काम आता है, इसलिए मैंने कंबाइंड बनवा दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को प्रूव करना है। क्या हो अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट से, मतलब सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट, व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट्स आर देयर, सेविंग उससे ज्यादा हो रही है। ये वो सिनेरियो जो बता रहा है पीपल आर they tend to save more, basically they are planning to save more if planned savings are more than the planned investment, which shows that जो हमारे जनरल पब्लिक है उनके अंदर टेंडेंसी है टू सेव मोर। इफ दे आर सेविंग मोर, दे आर कंज्यूमिंग कंपैरेटिवली लेस, which shows that whatever the output is, जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है, उसके जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसके कारण जो प्लान्ड इन्वेंट्री है उसका लेवल राइज होने लगेगा। इसके कारण व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिड्यूस द आउटपुट, रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट, सो दैट जो हमारा वापस से S इक्वल्स टू I लेवल है वो मेंटेन हो पाए। तो दूसरी चीज फिर इसके अंदर आ जाती है, क्या हो अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है? अगर सेविंग कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम है, तो इसका मतलब है पीपल आर दे आर नॉट बोल रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई नोट, सॉरी, पीपल आर टेंड टू सेव लेस,
दैट मींस दे आर विलिंग टू स्पेंड मोर, मतलब प्लान्ड सेविंग कंपैरेटिवली कम है और प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है या प्लान्ड स्पेंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो यहां पे वो सिनेरियो बता रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनके अंदर टेंडेंसी है टू कंज्यूम मोर, टू स्पेंड मोर। यहां पे सेविंग्स क्योंकि कम है तो दैट मींस अगर वो लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है सिंपल सी चीज, क्या भाई, कि दे आर सेविंग लेस स्पेंडिंग मोर। याद आया पीछे वाला, दैट मीन्स प्लान्ड इन्वेंट्री जो है वो फॉल होने लगेगी बिकॉज आउटपुट मैचअप नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट जो लोग हैं वो जो भी आपसे डिमांड कर रहे हैं एटलीस्ट इकोनॉमी के अंदर वो आप फुलफिल कर सको। गेटिंग माई पॉइंट? इतना ही लिखना है इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बस जल्दी से लिख लो। तो चलिए ये 3 सिनेरियो देख लेते हैं जनरली जिससे रिलेटेड ग्राफ पूछे जाते हैं, और वो क्या है, पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब इसके अंदर क्या बताया गया, जहां पे ADAS जो है वो मैचअप करते हैं, जहां पे भी क्रॉस करते हैं उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, एज इट इज है, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है और प्लान्ड इनकम जो है या प्लान्ड अर्निंग जो है या प्लान्ड आउटपुट जो है, जो भी आप बोलना चाहो, प्लान्ड आउटपुट जनरली बोलते हैं हम इसे, और ये जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है wherever they meet it is a full equilibrium level, full employment equilibrium level। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमने फुल एंड एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करके रखा है। तो ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो होता है वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं आउटपुट को जनरेट करने के, उसको हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट करके रखा है। मतलब जनरली ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए एडी का, लेकिन हम उसके नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, विच मींस रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड और ढंग से यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। तो इससे क्या होता है, जो इनकम जनरेशन हमारी जनरली ज्यादा होनी चाहिए इस लेवल पे, लेकिन वो क्योंकि क्रॉस यहां कर रहा होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, इसलिए इनकम और आउटपुट जो होता है इकोनॉमी के अंदर वो कंपैरेटिवली कम होता है देन व्हाट इट एक्चुअली शुड बी। गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो ये रियल टाइम में नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज हाइपोथेटिकली भी अगर मैं लेके देखूं, नॉर्मली भी लेके देखूं, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, यानी ये लिमिट मैक्सिमम है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एडी डिनोट कर रहा है, इससे ऊपर आप चाह के भी नहीं जा सकते बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग टू द मैक्सिमम कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो क्या होगा, ये वाला एडी और एएस ये बताते हैं, जो यहां पे जो क्रॉस हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड जो हमारे आउटपुट हैं दैट इज बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विच इज इन रियल टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके 2 हाथ हैं तो आप 2 हाथ से काम चला सकते हो। अगर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड आउटपुट ही हो सकता है, उससे ज्यादा आप चाहकर भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या करें, फिर ये चीज किसको डिनोट करता है, रियल टाइम में आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं, तो रियल टाइम में अगर आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो ये जो एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ये ज्यादा है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इन्फ्लेशन को। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स और इट रिफ्लेक्ट्स बेसिकली द इन्फ्लेशन, बिकॉज यू कैन नॉट जनरली इंक्रीज द आउटपुट बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज एट फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज आर ऑलरेडी बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड, वो पहले से ही फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो उससे बियॉन्ड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, डिमांड को कंट्रोल करना है, प्राइसेस बढ़ा दो, इन्फ्लेशन आ गया। ये चीज इसके अंदर याद रखना है। जल्दी से तीनों ग्राफ बना लो, इसको कर लो, मैं अभी जस्ट आता हूं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।